नमस्कारम दोस्तों, क्या हाल है। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि सही हो और बढ़िया तरीके से पढ़ता रहो। अब तक हमने दो चैप्टर पढ़ लिए, जिसके अंदर पहला पार्ट था यूरोप में राष्ट्रवाद और दूसरा था भारत में राष्ट्रवाद। अब हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसका अर्थ क्या है? भूमंडलीकृत यानी भूमि से जो जुड़ा हुआ है या भूमि से जो बना हुआ है, उस विश्व का बनना। कि अगर हम अब से कुछ समय पहले जाएं तो जिस प्रकार का विश्व जो हमें आज मिला हुआ, जो हम वर्ल्ड का मैप देखते हैं, जो मैंने आपको पहले पहले चैप्टर में कराया था, पहले सभी को यह ज्ञान भी नहीं था कि यूरोप के जो लोग रह रहे थे उनको नहीं पता था कि यहाँ एशिया कोई द्वीप है जिसके अंदर भारत कोई देश है या फिर कोई और है। इस प्रकार से श्रीलंका है, इन सब का पता नहीं था। जो भारत के लोग रह रहे थे उनको नहीं पता था कि यूरोप के अंदर कोई लोग रह रहे हैं या फिर आगे अमेरिका जैसा भी कोई देश है। यानी कहने का मतलब यह था कि पहले लोगों को पता नहीं था। आज जो वर्ल्ड का मैप हमें मिला हुआ है, कुछ समय पहले जाएंगे तो उन लोगों को पता भी नहीं था कि इतने सारे लोग जो हैं वो इस पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर निवास कर रहे हैं। अब हमें इस पाठ में यही पढ़ना है कि किस प्रकार से ये जो पूरा विश्व है ये आपस में एक दूसरे से जुड़ा, कैसे उसने किसी के साथ मतलब उस किसी को दबाया है या किसी को उठाया है, या किसने किसकी किस प्रकार से मदद की है, किसने किसका फायदा उठाया, और आज जो हमें विश्व का वर्ल्ड का जो मैप मिला हुआ है ये किस प्रकार से जो बना हुआ था, किस प्रकार से ये सब एक दूसरे से जुड़े, किस प्रकार इन लोगों को पता चला कि ऐसा कुछ। जैसे अब आज रिसर्च चल रही है कि क्या एलियन है या नहीं है। तो सपोज करो कि आज तो हमें नहीं पता है कि एलियन है या नहीं। आज हम इस पे असमंजस की स्थिति में लगातार प्रयास किए जा रहे, कुछ इसके पक्ष में भी है, कुछ विपक्ष में भी है। लेकिन हो सकता है कि आज से 500 साल बाद, 100 साल, 2 साल बाद इसका कन्फर्म पता हो जाए कि एलियन है भी, और जिस प्रकार से हम लोग रह रहे हैं उनसे हम संपर्क भी साध सके। तो अब जब आगे का जब पढ़ा जाएगा तो ये पहले पढ़ेंगे ना, वो जो लोग पढ़ेंगे वही देखेंगे कि भी इतिहास के अंदर भी ये कभी जुड़े हुए थे या नहीं थे, या इतिहास से उस चीज को उठा के चलेंगे। उसी प्रकार से जो है अब हमें पढ़ना है कि भूमंडलीकृत विश्व, जो आज हमें जो विश्व मिला है, उस विश्व का निर्माण किस प्रकार से हुआ था, या उससे पहले जो था वो विश्व किस प्रकार से था। तो अब हम पढ़ेंगे जो आधुनिक काल यानी जो आज का समय है उससे पहले, आधुनिक काल से पहले, कि भी अब जो हमें विश्व बना हुआ है, क्या ये विश्व जो है वो पहले भी इस प्रकार से था, या उससे पहले किस इस प्रकार की कोई पता था या नहीं पता था, या व्यापार होते थे या नहीं होते थे। तो अगर हम पहले के समय में जाएंगे यानी इतिहास के अंदर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि पहले भी जो थे लोग जो थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवाजाही करते रहते थे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते थे। क्यों रहते थे? उसके सभी के अलग अलग कारण होते थे। कुछ का कारण होता था व्यापार, कुछ लोग व्यापार करने के लिए आते थे। ये सबसे बड़ा कारण यही है। अगर कोई भी जो है व्यक्ति या कोई भी संस्कृति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान व्यापार का ही होता है। यानी व्यापार के लिए ही लोग जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है। दूसरा है आध्यात्मिक शांति। आध्यात्मिक शांति, शांति अलग कर लो और आध्यात्मिक को अलग अलग कर लो। इन दोनों को हम अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? जैसे देखो, शांति की अगर बात करें तो कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो संवेदनशील इलाके होते हैं, यानी उनके अंदर लगातार लूटपाट, चोरी, डकैती या मारपीट या फिर कोई जो आतंकवादी हमला, इस प्रकार का कुछ ना कुछ चलता रहता है। यानी वो इलाके ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो नागरिक है वो सुरक्षित नहीं होते। तो वो क्या करते हैं, एक आराम पसंद और सुकून की जिंदगी जीने के लिए उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं। और इसी प्रकार से आध्यात्मिक होते पहले या अभी भी साधु संत जो होते थे वो क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करते थे। भिन्न भिन्न देशों के जो दार्शनिक थे वो कोई किस देश में जाता था, कोई किस देश में जाता था, ताकि एक दूसरे के लोगों से जुड़ सके, वहां की सभ्यताओं को, वहां की परंपराओं को आपस में सीख सके। तो इन 3-4 कारणों के लिए जो है इतिहास के अंदर ये देखा गया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों की आवाजाही जो है वो लगातार होती आई है। अब देखो, जब कोई भी व्यक्ति जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो वो कुछ ना कुछ अपने साथ जो है चीजें लेकर जाता है। चीजें लेकर जाता है, क्या लेकर जाता है उसकी बात करते हैं। कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति
एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहा है, वो कहीं से कहीं भी जाए तो वो अपने साथ कुछ चीजें लेके जाता है। जैसे एक तो सबसे बड़ी चीज है संस्कृति। संस्कृति यानी अगर कोई व्यक्ति जो है वो व्यापार करने के लिए किसी भी कारण से अगर कहीं जा रहा है तो वो अपनी संस्कृति वहां पर लेके जाएगा ही जाएगा। यानी अगर हम बात करें अंग्रेजों की, तो जैसे अंग्रेज भारत आए थे, उससे पहले जो ईसाई ये था, ईसाई जो धर्म था उसको भारत के लोगों को पता ही नहीं था कि इस प्रकार का कोई धर्म भी है, इस प्रकार की कोई संस्कृति भी है। जब अंग्रेजी लोग भारत में आए व्यापार करने तो धीरे धीरे भारतीयों को पता चला कि हाँ भाई, इनका एक चर्च होता है, इनकी ये पूजा पद्धति है, इनकी ये परंपराएं हैं, इनका ये रीति रिवाज है। वो सब कैसे पता चला? जब अंग्रेज भारत आए। यानी जब भी कोई व्यक्ति किस स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो वो अपने साथ अपनी संस्कृति लेके जाता ही जाता है। दूसरा, संस्कृति के अंदर ही आप ऐड कर सकते हो मान्यता और रीति रिवाज। ये सब एक ही चीज के पहलू है, ये सब संस्कृति से ही निकलते हैं कि जो आदमी की संस्कृति है उसी से उसकी मान्यताएं निकलती है और उसी मान्यताओं से उनके रीति रिवाज निकलते हैं। तो ये सब वो अपने साथ लेके जाता ही जाता है। दूसरा, धन। ये भी आवश्यक बात है कि भी अगर मैं यहां से कहीं और जाऊंगा, जैसे अगर भारत का व्यक्ति है, अब तो ये तो सब समझ हो गया कि जैसे भारत के व्यक्ति कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं, कोई दुबई जा रहा है, कोई सऊदी जा रहा है, तो वहां पर भारत का पैसा तो चलेगा ही नहीं। वहीं वहां पर भारत का पैसा तो चलेगा नहीं, तो वो क्या करेंगे, या तो यहीं से वहां की करेंसी करेंगे या फिर वहां जाकर उन्हें अपनी करेंसी देंगे और फिर वहां से करेंसी लेंगे उनकी। तो अपना धन उनके पास गया या नहीं गया? तो एक क्या, धन। तीसरा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, वही व्यापार। सबसे ज्यादा जो है आदमी जब व्यापार करता है तो उसके लिए जाता है और उसके अंदर वो वस्तुएं लेके जाता ही जाता है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम, जब भोजन की यात्रा पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे वस्तुएं। यानी क्या होता है, जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो वो अपने साथ जो है अपने क्षेत्र की कुछ ना कुछ वस्तुएं लेकर जाता ही जाता है। जैसे कि उदाहरण ले लो कि जब ये जो आप अब मैगी खा रहे हो, इसके बारे में आगे बताऊंगा, हल्का बता देता हूँ। मैगी जो है वो पश्चिम की यानी चीन की साइड से आई थी, लेकिन आज वो पूरे विश्व में लगभग वो फैली हुई है। तो इसी प्रकार से जब व्यापार करते हैं व्यक्ति तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो अपनी संस्कृति के साथ साथ वहां की मान्यताएं लेके जाते हैं, अपना धन लेके जाते हैं और वस्तुएं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान होती है। हमारे जो रीति रिवाज हैं उनके अनुसार देखेंगे तो हमारे जो पढ़ने का तरीका था वो अलग था, लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारा तरीका अलग कर दिया। तो यानी वस्तुएं जो हैं उनका आदान प्रदान जो है वो भी जो है, जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो वस्तुओं का आदान प्रदान भी होता है, वो अपने साथ किसी न किसी चीज को लेके जाता है। जैसे कि जयपुर के अंदर जो है महाराजा मान सिंह थे, वो जब अफगानिस्तान की साइड से आ रहे थे तो अपने साथ जो ब्लू पोट्री लेके आए थे। जो बर्तन होते हैं उनके ऊपर ब्लू कलर की आकृति से कुछ बनाया जाता है, उन्हें बोलते ब्लू पोट्री, वो अपने साथ वो लेके आए थे। तो अब वो जब वहां से आ रहे थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ रहे थे, तभी तो वो लेकर आए थे ना वहां की कोई विशेष वस्तु। तो इसी प्रकार से जब व्यापार होता है तो उसमें वस्तुओं का भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है आवागमन होता ही होता है। 2 3 होगी। 4 नंबर, ठीक है आगे बताओ। बीमारी व कीटाणु। क्यों सर जी, एक है यहाँ से समझदार हो, टाबर तो होगा नहीं, फिर भी था बता दिया कि बीमारी व कीटाणु किस प्रकार से कह रहा है। बीमारी व कीटाणु का सबसे बड़े उदाहरण जो अभी अभी हमने झेला है लगभग थोड़े समय पहले, कोरोना वायरस। कि जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसके शरीर के अंदर जो उसके कीटाणु होते हैं या वो किसी बीमारी से ग्रसित है और वो बीमारी उस एरिया में है जहां वो जा रहा है वहां है ही नहीं, तो वो अपने साथ उसके कीटाणु या जीवाणु जो है वो अपने साथ ले जाता है और फिर अन्य लोगों को बीमारी दे देता है। जैसे कि कोरोना जो थी वो भारत में भी नहीं थी, विश्व में भी नहीं थी, वो थी चीन के व्यक्ति के द्वारा जो है वो सारे पूरे विश्व में फैली। और उसने फिर क्या किया वो बताने की जरूरत नहीं है। यानी जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता है तो वो अपनी संस्कृति भी लेके जाता है, मान्यता लेके जाता है, अपने रीति रिवाज लेके जाता है, अपना धन लेके जाता है और वस्तुओं का आदान प्रदान भी करता है। और उसके साथ साथ जो है जब इतनी पॉजिटिव चीज जा रही है तो एक नेगेटिव चीज भी जाएगी ही जाएगी। ये पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव चीज है, ये भी जाएगी ही जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते ही होते हैं। चलो आगे चलो। तो ये सब चीजें जो है वो अपने साथ लेकर जाता है। अब अगर भाई जब हम इतिहास पढ़ते हैं
तो इनमें कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई प्रमाण, कोई शिलालेख या कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी कहीं ना कहीं पुस्तकों में, साहित्य में मिल जाती है, जिससे कि हम अनुमान लगाते हैं, या उसी समय जो है हमें ये पता चला कि आधुनिक जो काल था उसके अंदर व्यापार होता था या नहीं होता था। उसका हमें एक प्रमाण मिला जिसका नाम था सिल्क रूट। सिल्क रूट, हिंदी में बोलेंगे तो रेशम मार्ग। रेशम मार्ग यानी क्या हुआ कि जब इतिहासकारों ने जो है वो पढ़ना प्रारंभ किया तो उनको एक ऐसे मार्ग का पता चला जिससे साफ साफ जो है पता चल रहा था कि आधुनिक काल से पहले भी जो है हमारे जो लोग थे वो व्यापार भी कर रहे थे, एक दूसरे के साथ अपनी संस्कृति का आदान प्रदान भी कर रहे थे। कैसे, अगर आप सिल्क रूट को देखोगे तो नाम से पता चल रहा है सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग। यानी ये जो मार्ग है ये उस समय रेशम भेजने का सबसे बड़ा मार्ग था, और सबसे ज्यादा जो रेशम है वो यहीं से जाता था, और वो रेशम जाता था चीन का। अब एक बार ये मान लोगे, ये लो चीन मान लिया, इन चीन का जो रेशम था वो इसी मार्ग के द्वारा जो है वो यूरोप की साइड जाता था। यानी यूरोप की साइड, तो उल्टो बना रहे हो, इस साइड है, लेकिन मैं एक बार था समझाने के लिए बना रहा हूँ, अपना तो याद रखना है, ठीक है, कि उसमें नक्शा तो बनाना ही नहीं है, ये समझाने के लिए। जैसे मान लो चीन का जो मार्ग था, यहाँ से जो रेशम मार्ग जाता था उससे यूरोप के अंदर जो है वो रेशम जाता था। सबसे ज्यादा जो है रेशम इसी मार्ग के द्वारा जाता था, इसलिए इसको नाम दे दिया गया रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट। क्या सिर्फ रेशम ही जाता था? नहीं, भारत के जो मसाले थे ना, जिसके लिए भारत सदैव से फेमस है, भारत के जो मसाले थे जिसके लिए भारत सदैव से ही फेमस है, उसके अलावा चीनी पोट्री, जो मैंने अभी बताई थी ना, बर्तनों पर जो कलाकृति होती है उसे बोलते हैं पोट्री, चीनी पोट्री, ये दोनों भी जो है इसी मार्ग के द्वारा यूरोप में जाते थे। चीन से रेशम चला गया, वहां की पोट्री चली गई, भारत से मसाले चले गए, ये सब यूरोप जो है वो इसी रेशम मार्ग के द्वारा जाते थे। तो भेज रहे हैं, कुछ मंगवा को नहीं गए, इतना बड़ा थोड़ी है भाई, इतने मूर्ख थोड़ी कि यहाँ से भेजेंगे वहां से भी तो कुछ मंगाएंगे, तो वहां से भी हम मंगवाते थे। वहां से क्या आता था हमारे पास? वहां से आता था हमारे पास हीरे, सोना, चांदी, हीरो नाम मैं मेरी तरफ से जोड़े हूं, आप कह सकते हो बहुमूल्य वस्तु है, इतने नाम लिखने की जरूरत नहीं है। बहुमूल्य वस्तु की जो भी कीमती वस्तुएं थी वो जो है यूरोप से जो है इसी मार्ग के द्वारा आती थी। क्या चीन से जो है वो रेशम जाता था, चीनी पोट्री जाती थी, भारत से मसाले जाते थे, और यूरोप से जो है वो हमारे पास आता था बहुमूल्य वस्तु यानी कीमती वस्तुएं जो हम वहां से मंगवाते थे, और यहां से भी ये वस्तुएं उनको भेजते थे। अब देखो, मैंने कहा था कि ये तो व्यापार से संबंधित हो गया भाई, इतिहास में पता चल गया कि भी व्यापार जो है वो रेशम मार्ग से हो रहा था, लेकिन संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा था या नहीं हो रहा था वो अभी भी पता चला नहीं था। लेकिन वो पता चलेगा, कैसे चलेगा? देखो, वो ऐसे पता चलेगा कि भारत ने ये मसाला वगैरह मिटा दे एक बार के लिए। कि यूरोप से जो भी ईसाई मिशनरियां आई थी ना, ईसाई मिशनरियां या ईसाई मिशनरियों से मतलब है कि जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेंगी, वो सारी की सारी इसी रेशम मार्ग के द्वारा जो है वो एशिया के अंदर आई थी। यानी एशिया के अंदर जितनी भी ईसाई मिशनरियां आई थी यूरोप की, ब्रिटेन के द्वारा जो भेजी गई थी, वो सभी की सभी रेशम मार्ग के द्वारा आई थी। इसके अलावा जो मुस्लिम धर्म उपदेशक थे, मुस्लिम धर्म उपदेशक, यानी जो मुस्लिम धर्म के बारे में बताने के लिए आए थे, मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे, वो भी इसी मार्ग के द्वारा आए थे, यूरोप से नहीं आए थे, वो इसी मार्ग के द्वारा आए थे। यानी दो चीजें जो एशिया के अंदर आई थी संस्कृति के लिए, धर्म के आधार पर, एक तो ईसाई मिशनरी आई थी, और मुस्लिम जो धर्म उपदेशक थे वो भी इसी मार्ग का सहारा लेके भारत आए थे। तो फिर से वही बात कि अरे भेजा कौन के? बिल्कुल भेजागा। जो बौद्ध धर्म उपदेशक थे ना, जिन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाया था,
उन्होंने भी अपने धर्म को फैलाने के लिए इसी मार्ग का सहारा लिया था। यानी यूरोप से ईसाई मिशनरी आई थी, मुस्लिम धर्म उपदेशक थे, वो भी इसी रास्ते का प्रयोग करके आए थे। तो भारत से जो बौद्ध धर्म उपदेशक थे वो भी इसी रास्ते का प्रयोग कर कर गए थे। यानी इस रास्ते से व्यापार भी हो रहा था और संस्कृति का आदान प्रदान भी हो रहा था। तो इन दो चीजों से पता चलता है कि आज का जो विश्व है उस विश्व से पहले भी जो लोग थे तो वो आपस में जुड़े हुए थे और आपस में व्यापार भी करते थे और अपनी संस्कृति का आदान प्रदान भी करते थे। भोजन की यात्रा, यानी जिस प्रकार जो है सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा था, व्यापार से आदान प्रदान हो रहा था, वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा था, क्या उसी प्रकार से भोजन है उसका भी आदान प्रदान हो रहा था या नहीं हो रहा था, इस बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो भोजन का जो आदान प्रदान है वो भी उसी प्रकार से हो रहा था जिस प्रकार संस्कृतियों का आदान प्रदान हो रहा था। और ये नॉर्मल सी बात है, ये होना ही है। ये क्यों होना है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो कहीं स्थान से कहीं दूसरे स्थान पर जाएगा तो वो अपनी जो खाने की वस्तुएं हैं उनको, जिसकी उनको आदत लगी हुई है, उनको वो जल्दी से छोड़ सकता नहीं है। हाँ, हो सकता है कि वो कुछ समय के बाद वहां पर जो है एडजस्ट हो जाए, लेकिन एकदम एक साथ जो छोड़ सकता नहीं है। जैसे ये मान लो कि राजस्थान कोई व्यक्ति है, राजस्थान का ये माना जाता है खाना जो है वो बाजरा मुख्यतः माना जाता है, जो अब तो भाई धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। बाजरा मुख्यतः माना जाता है। अब बाजरा क्या मजबूत खाने के अंदर आता है और अब उसका जो पाचन क्षमता राजस्थान वाले की वो मजबूत होगी। अब अगर वो कहीं और जाएगा तो भी वो क्या करेगा, तीखा खाना हो गया या बाजरे का जो खाना उसको वही अच्छा लगेगा। अगर उसे वो मिलेगा तो वो पहले प्राथमिकता उसी को देगा। जैसे गुजराती व्यक्ति है, गुजराती व्यक्ति जो वो दाल वगैरह होता है, दाल वगैरह होती है, इनके अंदर जो वो मीठी शक्कर डालकर खाते हैं, यानी उनको मीठा करके खाते हैं। जबकि राजस्थानी आदमी तीखा खाते हैं, वो तड़का लगाते हैं। तो अब अगर गुजराती व्यक्ति कहीं पर जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो यही प्रयास करेंगे कि वो उसी प्रकार की दाल खाए जो उन्होंने बचपन से खाई है। यानी जब व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो वो भोजन का आदान प्रदान भी करता है, अपनी भोजन की संस्कृति को साथ में लेकर जाता है। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नूडल्स। अब किसी कंपनी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, सभी को पता है नूडल्स कौन से की बात हो रही है। भर भर के खाओ थे, सबका सब नूडल्स खावे। कोई कौन सी कंपनी खा रहा है, और एक कंपनी जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है इसी के लिए, नूडल्स के लिए, ये चीन से प्रारंभ हुए थे। कहां से प्रारंभ हुए थे? चीन से प्रारंभ हुए थे। और चीन से जो ये धीरे धीरे जो है पश्चिमी क्षेत्र की ओर गए थे, जिनके अंदर भी यूरोप वगैरह जो क्षेत्र है उसके अंदर गए थे। और आज ये कितने फेमस है ये बताने की जरूरत नहीं कि किस प्रकार जो नूडल्स जो चीन से चालू हुए थे वो धीरे धीरे पूरे विश्व के अंदर जो है इन्होंने अपना जो है बाजार बना लिया है। और इन्हीं नूडल्स से जो एक चीज और निकली थी जिसका नाम था स्पेगेटी। स्पेगेटी ये भी नूडल्स की जैसी होती है, लंबे आकार की होती है, जैसे सवैयां होती है सीधी सीधी, उसी प्रकार से पीले पीले आकार की होती है स्पेगेटी। जो स्पेगेटी है ये भी जो नूडल्स है इन्हीं से निकली थी। यानी स्पेगेटी जो ये लंबी लंबी होती है और ये भी जो है ना सेवैयां होती है उसी प्रकार से लंबी लंबी पीले पीले कलर की होती है। ये स्पेगेटी ये भी नूडल से निकली है। तो यानी पश्चिम चीन का था नूडल और ये कहां पहुंच गया? पश्चिमी क्षेत्र में पहुंच गया। और आज ये नूडल्स जो है वो सभी लगभग विश्व के अंदर सभी जगह स्थानों पर खाया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से एक नाम और है पास्ता। ये नाम भी सभी ने सुना होगा। ये जो पास्ता है ये वास्तव में अरब का था। किसका था? अरब का। यानी अरब के जो देश थे उन देशों के अंदर जो पास्ता खाया जाता था और यहां से जो है इसकी यात्रा प्रारंभ हुई थी और ये गया था इटली। और इटली से फिर धीरे धीरे जो है ये पास्ता जो है पूरे विश्व में धीरे धीरे जो है अपना स्थान बनाने लगा। यानी एक खाना जो चीन का है, चीन के अंदर खाया जा रहा है, वो धीरे धीरे जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है स्थानांतरित हो रहा है। पहले पश्चिमी क्षेत्र में गया, आज पूरे विश्व में खाया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से जो पास्ता है वो अरब का था और अरब से जो है वो इटली की ओर जा रहा, इटली की ओर गया और फिर धीरे धीरे आज लगभग सभी जगह पे पास्ता खाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये तो आगे फास्ट फूड में मान लो उसमें आगे। अब हम बात करते हैं ऐसे खाने की जिसको अमेरिका के द्वारा सभी लोगों को दिया गया था। और ये खाना भी जो है काफी पौष्टिक भी है और कुछ कुछ चीजें तो ऐसी है जो अब हमारी जरूरत की
चीजें बन गई है जो हर समय हमको जरूरत पड़ती है। ये खाना तब पहुंचा जब कोलंबस ने अमेरिका को खोजा था। यानी क्या हुआ, कोलंबस जो था जब वो अमेरिका पहुंचा और उसने वहां पर देखा कि भी अमेरिका एक ऐसा देश भी है जिसका पहले किसी को पता नहीं था। अमेरिका का पहले किसी को पता नहीं था। अमेरिका के लोग पहले अलग थलग ही अपना जीवन जी रहे थे। उन्हें भी ये नहीं पता था कि इस प्रकार से कोई अन्य देश भी है, और लोगों को भी नहीं पता था विश्व के अंदर कि अमेरिका जैसा कोई देश भी जो है वो अस्तित्व के अंदर है। अब देश का मतलब यहाँ जो दोनों महाद्वीप है उनकी बात हो रही है कि अमेरिका जैसा कोई स्थान है। ना तो पूरी दुनिया को पता था कि अमेरिका जैसा कोई स्थान है, और ना अमेरिका को पता था कि इस प्रकार से और भी दुनिया निवास कर रही है। तो अमेरिका जो था वो अलग थलग था और साधन संपन्न था, यानी समृद्ध था, समृद्ध देश था। जब तक कि कोलंबस यहां नहीं पहुंचा था तब तक लोगों को पता नहीं था कि अमेरिका जैसा कोई द्वीप या देश भी है। अब अमेरिका के अंदर जो है उस समय काफी ज्यादा फसलें हुई थी, जो फसलें पूरे विश्व के काम आई थी, जिसमें एक था सोयाबीन। सबसे काम की फसलें जो आज हर घर के अंदर मिलती है, आलू। क्यों खाओ ना आलू, तो सब कैसा खाओ है, मटर, मक्का, मिर्ची और शकरकंद। इस प्रकार की जो है काफी फसलें थी, जिन फसलों का पहले लोगों को पता ही नहीं था कि इस प्रकार की फसलें अस्तित्व में भी है, इस प्रकार की फसलें भी हैं। सारी फसलें जैसे सोयाबीन, आलू, मटर, मक्का, शकरकंद, मिर्च। आज अगर आलू और मिर्च की बात करें तो लगभग ये हर घर के अंदर पाई जाती है। ये सब की सब जो है अमेरिका की देन थी, यानी अमेरिका से ही जो है ये एशिया और यूरोप के अंदर फैली थी। इससे पहले जो है इन फसलों के बारे में किसी को पता भी नहीं था। अब देखिए इन दोनों घटनाओं से साफ साफ पता चल रहा है, जो एक अभी मैंने बताया थी कि नूडल्स किस प्रकार से चीन से पहुंचे थे, किस प्रकार से पास्ता पहुंचा था, और किस प्रकार से अमेरिका से सोयाबीन, आलू, मटर, मक्का, मिर्च, शकरकंद वो पूरे यूरोप में और एशिया में फैली थी। इन बातों से पता चलता है कि जिस प्रकार से व्यापार का आदान प्रदान हो रहा था, जिस प्रकार से संस्कृतियों का आदान प्रदान हो रहा था, ठीक उसी प्रकार से भोजन का आदान प्रदान भी हो रहा था। और ये इनमें के अंदर इससे कितना फायदा हुआ, मतलब इस आदान प्रदान से कितना फायदा हुआ, इसको हम एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, और वो उदाहरण है आलू। आज इस आलू की आप कोई खास ज्यादा कदर कौन करा, अगर आलू की एकली सब्जी बना लेते हैं, मुंडो बिस्कुट दे कि ओके बना दियो। तो इसी अगर आलू की बात करें तो ये आलू उस समय यूरोप के गरीबों के लिए, यूरोप के गरीबों के लिए वरदान साबित हुआ था। यानी जिस आलू को आज हम मुंह नहीं लगाते ढंग से, वही आलू जो है यूरोप के गरीबों के लिए उस समय एक वरदान साबित हुआ था। क्यों? क्योंकि उस आलू के कारण उनके जो भोजन की गुणवत्ता थी उसका स्तर था जो बढ़ गया, उससे उनकी औसत उम्र भी बढ़ गई, औसत उम्र भी बढ़ गई। यानी ये मान लीजिए एक अंदाजा लगाते हैं, सही नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे अंदाजा लगाने समझाने के लिए, मान लो कि अगर पहले आलू के पहुंचने से पहले अगर यूरोप के अंदर गरीब लोगों की आयु जो है अगर वो 40 साल थी, तो आलू पहुंचने के बाद उनका खाना इतना पौष्टिक हो गया, उनके खाने में इतनी गुणवत्ता आ गई कि उनकी औसत उम्र जो पहले 40 थी, यानी जो 40 साल में लोग मरे थे, अब वो 5 साल या 10 साल और बढ़ गई थी। इतना ज्यादा जो है वो आलू पर जो है वहां के लोग निर्भर हो गए थे, उनके लिए एक वरदान का काम किया था आलू ने। यहां तक कि एक उदाहरण और लें तो जब आयरलैंड के अंदर 1840 में, जब 1840 के दशक में, सॉरी 1840 में आयरलैंड में, यानी 1840 में आयरलैंड के अंदर जब बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई, बीमारी के कारण आलू की जो फसल है वो खराब हो गई थी, तो लाखों लोग मर गए थे। अब देख लो, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आलू। आज घर आप बोल दे आलू सब्जी बनाई दी, मुंडे अजीब से आलू की सब्जी बनाई दी, फिर खावे। वही आलू जो है वो यूरोप के गरीबों के लिए वरदान साबित हुआ था। वही आलू जो है यूरोप के गरीबों के लिए वरदान साबित हुआ था, और उसने उनके भोजन की गुणवत्ता इतनी बढ़ा दी थी कि उनकी औसत उम्र ही बढ़ गई थी। और एक बार जब किसी कारण से आयरलैंड के अंदर बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई थी, तो उस फसल के खराब होने से लाखों लोगों की मृत्यु हो गई
ठीक, अब चीज तो छोटी सी है, लेकिन यहां से इतनी बड़ी सीख मिलती है कि जो चीज हमारे पास उपलब्ध हो जाती है आसानी से, जो चीज हमारे पास आसानी से उपलब्ध हो जाती है, उस चीज की व्यक्ति को कद्र नहीं रहती है। अवास्तविकता है जीवन की, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो। अगर कोई आदमी भी अपना कन बहुत ज्यादा जल्दी अवेलेबल हो जाए तो अपना बी की भी कदर कौन रहे, और अगर कोई वस्तु भी हमारे पास बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाती है तो हमें उसकी कदर भी नहीं रहती। ठीक है, ये यहां से सीख मिलती है कि अगर हमारे पास कुछ है जो ईश्वर ने हमें दिया है तो उसके लिए हमें उसका शुक्रिया मानना चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को वो भी नहीं मिला जो हमें मिला है। अब ये यहां से पता चलता है कि जिस आलू की आज हमें कोई खास ज्यादा कद्र नहीं है, उस आलू का कितना महत्व था। यही हमारे जीवन में होता है कि हम उन चीजों को जो है कद्र नहीं देते या उन चीजों का महत्व नहीं रखते जो कि वास्तविकता में महत्व के योग्य है, और उन चीजों पर अपना समय खराब कर देते हैं जो हमारी किसी प्रकार का कोई कार्य या कोई काम आगे जाके नहीं आएगी। इसलिए उन चीजों को महत्व देना प्रारंभ कर दें, चाहे वो 24 घंटे अवेलेबल हो या वो आसानी से उपलब्ध हो जाए, जो वास्तविकता में हमारे काम की है या आगे जाकर हमारे भविष्य निर्माण में हमारी मदद करेगी। ये हम आलू से सीख सकते हो। तो एक छोटा सा आलू अपन कितनी बड़ी सीख देके जा रहे हो ना। बस आई हिस्ट्री है, इतिहास का यही कार्य है कि इतिहास के अंदर हर प्रत्येक छोटी छोटी चीज से हम सीख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूरोपियों का आवागमन। यूरोपियों का आवागमन, आवागमन को अर्थ तो समझिए होगा, आणो जानो कि यूरोपीय जो लोग हैं, यूरोपीय जो देश हैं, वो किस प्रकार से उनका आवागमन चालू हो गया था, उनकी आवाजावी चालू हो गई थी। तो उसके लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा कि यूरोपीय लोगों को आने जाने की जरूरत क्यों पड़ रही थी। इसके पीछे कारण यह था कि यूरोप का जो इलाका वो ठंडा इलाका है, आपको पता है। तो पहली बात तो ये कि वो इलाका क्या है, ठंडा इलाका है। दूसरी, अगर आप यूरोप की स्थिति देखेंगे 19वीं सदी तक, तो आपको पता चलेगा कि वहां पर भूखमरी थी, वहां पर बेरोजगारी थी। यानी 19वीं सदी तक जो है यूरोप के अंदर लोग भूख से मर रहे थे, वहां पर बेरोजगारी थी। कोई उनकी जो अगर आप स्थिति देखोगे तो स्थिति कोई खास ज्यादा अच्छी नहीं थी, जबकि उनकी तुलना में अन्य स्थानों की जो स्थिति थी, जैसे अगर अपन भारत की बात करें एशिया के अंदर, उसकी स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत थी। और इधर अगर अमेरिका की बात करें, ये भी उस समय का समृद्ध देश था। तो यानी इनको क्या था, यूरोपियों को भी, इनके पास अगर भूखमरी है तो ये क्या कर रहे थे, वहां से पलायन कर रहे थे, कुछ व्यापार के लिए जा रहे थे, कुछ काम की तलाश में जा रहे थे। ये इस प्रकार से निकल रहे थे, और कुछ इसलिए जा रहे थे कि अगर हम किसी स्थान पर कब्जा कर ले, भी हमारे तो पास तो नहीं है, हमारे पास तो धन वगैरह नहीं है, लेकिन अगर हम किसी स्थान को अपने अधीन कर लेंगे तो फिर हम उसके धन का, उसके संसाधनों का प्रयोग करेंगे अपने फायदे के लिए। इसलिए के लिए क्या कर रहे थे, धीरे धीरे जो है अलग अलग देशों के अंदर जा रहे थे। और आपको पता भारत भी आए थे, ये तो सभी को पता कि भारत भी आए थे। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या हुआ, ये जो यूरोपीय थे, इन्होंने समुद्र के मार्ग से, समुद्री मार्ग से हमारा जो एशिया महाद्वीप है इसका रास्ता ढूंढ लिया। अब इसी के अंदर भारत आता है। यानी इन्होंने क्या किया, यूरोपियों ने समुद्री मार्ग से जो है भारत का रास्ता खोज लिया, और अब ये भारत से जो है व्यापार करने लग गए, जिसके अंदर भाई इनको सबसे ज्यादा जो जरूरत थी वो थी मसालों की, जिनको जैसे काली मिर्च हो गई, इलायची हो गई, ये क्या सब गर्म चीजें, लौंग हो गई, ये सब गर्म चीजें हैं, गर्मी को बढ़ाती है। इसके लिए क्या किए, इनको ये क्या करने लगे, व्यापार कर करके अपनी ओर ले जाने लग गए। फिर क्या हुआ, यहीं से इन्होंने पश्चिमी सागर की ओर जाते हुए अमेरिका का पता लगा लिया। कोलंबस जी ने जान के आ गया, अमेरिका का भी पता लगा लिया। अब ये क्या करने लगे, इधर आते फिर इधर जाते, फिर इधर आते फिर इधर आते। अब इनके अंदर जो सबसे प्रमुख केंद्र बन गया था वो था भारत। यानी यूरोपीय जो लोग थे वो भारत को प्रमुख केंद्र बना लिया, यहीं से आते थे व्यापार के लिए, और फिर यहां से भी या तो सीधे चले जाते थे या फिर अपने अमेरिका की ओर चले जाते थे, फिर अमेरिका से व्यापार करते थे, फिर उसी को भारत में लाते थे। यानी कहने का मतलब क्या कि यूरोपियों ने क्या किया, भारत से पहले व्यापार प्रारंभ कर दिया, और जब ये रास्ता ढूंढ लिया तो इसी रास्ते के द्वारा जो है इन्होंने पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका की ओर जाने लग गए। अब अमेरिका की अगर उस समय की आप स्थिति की बात करोगे
तो अमेरिका उस समय काफी पावरफुल देश था। कैसे, इसकी भी बात कर लेते हैं भाई कि अमेरिका पावरफुल देश कैसे था। अमेरिका पावरफुल ऐसे था कि वैसे कोई शक्तिशाली था, ये समृद्ध देश था, यानी धनी देश था, इसके पास साधन संपन्न देश था। ये अमेरिका क्या था, समृद्ध था, देश था, धनी देश था। क्यों था? क्योंकि इसके ऊपर कभी किसी ने आक्रमण किया नहीं था, क्योंकि ये अलग थलग था। यहाँ के लोगों को कभी किसी ने तंग नहीं किया था। जब कोई युद्ध नहीं होगा तो किसी प्रकार की कोई समस्या खड़ी नहीं होगी। तो इसके कारण क्या हुआ, ये लोग जो है वो लगातार क्या कर रहे थे, अपना स्तर बढ़ा रहे थे। इसके कारण क्या, यहाँ पर जो है समृद्धि थी, धनी थे ये। इसके अलावा इनके एक खासियत ये हो गई, फायदा मान लो प्रकृति के द्वारा दिया हुआ, कि मेक्सिको और पेरू जो दो जगह थी, एक तो मेक्सिको एक पेरू, ये दो जगह है। यहाँ पर क्या है, बड़ी जो बहुमूल्य धातुएं थी ना, वो सोना चांदी ये सब यहां से निकलता था। इसके कारण भी ये धनी देशों के अंदर आ गया, क्योंकि सोना भी निकल रहा है, चांदी भी निकल रहा है, धातु भी निकल रही है, वो भी बहुमूल्य बहुमूल्य, ये सब भी यहाँ से निकलता था। इस कारण क्या, ये समृद्धि से, प्राकृतिक संसाधनों से भी पूरी था। आपको जैसे बताया कि सभी प्रकार की फसलें, जैसे गेहूं मक्का जो था, आलू था, मटर था, सोयाबीन था, वो भी यहीं से आए थे। यानी अगर ओवरऑल हम देखें तो अमेरिका भी जो है समृद्ध और साधन संपन्न देश था। जब यूरोपीय लोगों को यह पता चला कि भी अमेरिका जो है वो साधन संपन्न देश था, एक बात और बताता हूं बीच में आपको, कि अमेरिका उस समय इतना साधन संपन्न था, इतना ज्यादा साधन संपन्न था कि इसके बारे में एक किंवदंती थी। किंवदंती बोला पा कहावत न जी, आपने को गांव के अंदर कोई बात चल जाए, गांव के अंदर कहावतें नहीं चलती क्या, बात भी चल है। उसी प्रकार से एक किंवदंती ये थी अमेरिका के लिए कि इसके अंदर एक शहर है एल डोराडो। एल डोराडो, एक एल डोराडो शहर है जो पूरे के पूरे सोने का है। अब थे, इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना साधन संपन्न और समृद्ध देश था। यानी यहां पर एक किंवदंती ये थी कि एल डोराडो जो शहर है वो सोने का शहर है। जिस बच्चे ने केजीएफ फिल्म देखी है उस बच्चे ने ये नाम पहले भी सुना होगा। केजीएफ के अंदर वो बोलता है एल डोराडो शहर, बोलता ना, नराची के पास में वहां पर सोना निकलता है, उसको बोलते हैं एल डोराडो शहर। उसके अंदर नाम आता है केजीएफ के अंदर। तो वो एल डोराडो जो नाम है वो यही अमेरिका से लिया गया, कि अमेरिका के अंदर कहावतें चलती थी कि अमेरिका के अंदर एक ऐसा देश, एक ऐसा शहर है जिसका नाम एल डोराडो, जो पूरे का पूरा सोने का बना हुआ है। जब ये सारी खबरें, जब यूरोपीय लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि हाँ यार, ये साधन संपन्न देश तो है, इसके पास वो सब कुछ है जिसकी हमें जरूरत है, और हमारे पास ये सब कुछ है नहीं, क्योंकि 19वीं सदी तक तो है वहां पर भूखमरी थी। तो इनको ये लगा कि क्यों ना हम लोग अगर इस अमेरिका पर कब्जा कर लें तो ऑटोमेटिक इसके जितने भी सारे साधन हैं, जितने भी सारे संसाधन हैं, वो सारे के सारे हमारे अधीन आ जाएंगे, और फिर इनका प्रयोग करके हम अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा लेंगे, उसका स्तर बढ़ा लेंगे, और हमारे लोगों को खाना भी मिल जाएगा, काम भी मिल जाएगा। तो हमें किसी भी प्रकार से जो है वो अमेरिका पर कब्जा करना पड़ेगा। और यूरोपीय लोगों ने क्या किया, अमेरिका की तरफ जो है अपनी सेना को भेजना प्रारंभ कर दिया। और या इधर मान लो एक बार कि यूरोप जो है, यहाँ से इन्होंने अपने सैनिकों को क्या है, इसकी ओर भेजा, जिसके अंदर दो मुख्य थे, एक तो पुर्तगाली सैनिक थे और एक स्पेन के सैनिक थे। ये दोनों जो है अमेरिका पर कब्जा करने के लिए इसकी ओर रवाना हो गए। अब दिक्कत क्या हुई कि ये अपने साथ अस्त्र शस्त्र तो लेके आए थे, लेकिन अमेरिका को इन अस्त्र शस्त्र से खतरा होता उससे पहले ये अपने साथ एक ऐसी बीमारी लेकर आए थे जिसके बारे में अमेरिका को पहले कभी पता ही नहीं था, और उस बीमारी का नाम था चेचक। एक्चुअली में क्या हुआ कि अमेरिका के लोग जो थे वो हमेशा से ही अलग थलग रह रहे थे, तो उनके जो शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता थी वो कम थी, या उन बीमारियों के प्रति नहीं थी जो उनमें कभी फैली ही नहीं थी। जैसे कोरोना वायरस आया था फर्स्ट टाइम, तो हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता उसके बारे में कभी थी नहीं, क्योंकि हमारा शरीर कभी उस बीमारी से लड़ा ही नहीं था, जिसके कारण हजारों लोगों की नहीं, न जाने विश्व में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक इसी प्रकार से अमेरिका के अंदर हुआ कि अमेरिका के लोगों को पता ही नहीं था कि चेचक जैसी कोई बीमारी भी होती है। उनके शरीर के अंदर वो रोग प्रतिरोधी क्षमता ही नहीं थी जो उससे लड़ सके। लेकिन पुर्तगाली और स्पेन वाले थे, यूरोप वाले,
वहां पर तो भूखमरी भी थी, लोग जो है मजदूर भी ज्यादा थे, बेरोजगार भी थे। तो उनके अंदर क्या था, इस बीमारी से लड़ने की पहले से उनके शरीर में क्षमता थी, क्योंकि उन एरिया में ये बीमारी बहुत बार फैलती रहती थी। तो जब ये लोग अमेरिका की तरफ आए और अपने साथ जब चेचक बीमारी ले गए, अब चेचक बीमारी थोड़ी के पोतली में गाली कि आज चेचक बीमारी चला अरे अमेरिका में फैल जा, यानी इनमें से किसी एक व्यक्ति को चेचक था। अब जब उसके द्वारा अमेरिका के अंदर ये बीमारी फैलना चालू हुई, तो ये बताते हैं कि इस बीमारी ने कई के कई समुदाय ही खत्म कर दिए, कई के कई समुदाय जो हैं वो ही खत्म कर दिए। यानी लोग इस बीमारी के बारे में सोच पाते, इससे लड़ने के बारे में सोच पाते, उसका कोई उपाय ढूंढते, इससे पहले पहले इस बीमारी ने अमेरिका के लगभग अधिकांश हिस्से को अपने चपेट में ले लिया और कई के कई समुदाय ही खत्म कर दिए। यानी इनका काम आसान नहीं हो गया क्या, यानी इनको जो काम अपनी बंदूकों से करना था वो काम इनके चेचक बीमारी ने कर दिया। इनको लड़ने के लिए बंदूक उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, चेचक बीमारी ने वो पूरे का पूरा काम इनके लिए करके इनको दे दिया कि लो। यानी सीधी भाषा में बोले तो भाई किस्मत इनके साथ में थी और इनको जो काम बंदूकों से करना था वो काम चेचक बीमारी ने कर दिया और इनको वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कई के कई समुदाय खत्म हो गए। अब जब लोग कम हो गए तो उनको अपने कब्जे में करना आसान हो गए और यूरोपियों ने अमेरिका को अपने अधीन कर लिया। यूरोपियों ने अमेरिका को अपने अधीन कर लिया और फिर यहां से वही बात अपना स्वार्थ साधने लग गए, यहां के संसाधनों का प्रयोग करने लग गए। एक चीज कि यहाँ के जो संसाधन थे उनका प्रयोग करने लग गए। उसके अलावा यहाँ पर जो है अपने देशों के लिए यानी यूरोप के लिए जो है वो कपास और चीनी उगाने लग गए कि आप इनकी पैदावार करो। अब अमेरिका में क्या थे, लोग कम हो गए तो क्या लोगों की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए क्या किया, अफ्रीका को भी इसने गुलाम बनाया था। कैसे बनाया था उसकी बात करेंगे आगे। अफ्रीका से लोगों को लाना चालू किया और उनको भी अमेरिका में लगा दिया कि आप हमारे लिए काम करो। यानी सीधी भाषा में बोला जाए तो यूरोपीय ने जैसे इसको अपने अधीन कर लिया, इन्होंने सबसे पहले तो क्या किया, इनके संसाधनों का प्रयोग करना चालू किया ताकि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़े। जैसे सोना मान लो, चांदी मान लो, धातु मान लो, उनको वहां से लाया भारत में भेज दिया तो उनसे पैसा तो कमाएंगे, अमेरिका को देना नहीं पड़ रहा। और वहां पर जैसे कपास है, चीनी है, जिनकी यूरोप में बहुत सख्त जरूरत थी, उनके ऊपर भी इन्होंने काम करना चालू कर दिया और उनको भी क्या किया, उगाना चालू कर दिया अपने यूरोप के लिए। और अब उनके लिए लोगों की जरूरत है तो उसके लिए क्या किया, अफ्रीका से लोगों को लाना भी चालू कर दिया। यानी 19वीं सदी तक यूरोप की स्थिति बेहद ही खराब थी, ठीक है, जिसके कारण जो है उसने अमेरिका को अपने अधीन किया था। लेकिन अगर हम बात करें उसी समय भारत की, यानी उस समय तक जो है पूरा यूरोप ने अमेरिका पे कब्जा कर लिया था। 18वीं सदी तक बात करें तो कुछ बीच में 18वीं सदी क्यों लिया, इसके पीछे कारण देखो। 18वीं सदी तक जो है भारत और चीन, कौन, भारत और चीन, ये दो प्रमुख अमीर देशों में गिने जाते थे, अमीर देशों में गिने जाते थे। यानी इतने साधन संपन्न थे कि एशिया का पूरा व्यापार ये दोनों ही संभालते थे। एशिया का जो व्यापार था उसका नेतृत्व ये दो महाशक्तियां ही करती थी, जिनमें एक का नाम भारत था और एक का नाम चीन था। ये अमीर देशों में गिने जाते थे, सबसे धनी देशों में से कुछ देशों में गिने जाते थे। और एशिया का जो व्यापार था उसका केंद्र भी जो है भारत और चीन ही था। जैसे ही यूरोप ने अमेरिका पर कब्जा किया और यहां से जो व्यापार करना प्रारंभ किया तो धीरे धीरे चीन का जो महत्व है वो घटता गया और जो व्यापार का केंद्र पहले भारत और चीन था अब वो धीरे धीरे सरक कर यूरोप की ओर जाना चालू हो गया। और अब यूरोप जो है, जिसके अंदर ब्रिटेन जो था, वो अब जो है व्यापार का केंद्र बनना चालू हो गया। यानी जो व्यापार पहले भारत और चीन संभालता था, अमीर देशों में गिना जाता था, एशिया का व्यापार जो इनके अंडर आता था, अब जब यूरोप ने व्यापार करना चालू कर दिया तो चीन का महत्व धीरे धीरे घटता चला गया। भारत का भी नहीं घटा है, चीन का महत्व घटता जा गया। और जो पहले भारत का केंद्र हुआ करता, मतलब व्यापार का केंद्र ये हुआ करता था, वो धीरे धीरे पश्चिम की ओर जाने लगा और यूरोप जो है वो केंद्र बनने लग गया व्यापार का। अब ये बातें अगर देखें हम गौर से, आपको 10th में इतिहास में ये चीज बार बार में घुमा के आएंगे, पहले विश्व का पढ़ाएंगे फिर भारत का लेके आएंगे। इसके पीछे कारण ये है कि वो आपको भारत के इतिहास से अवगत कराना चाहते हैं। जिन भारतीय लोगों को ये कहा जाता है कि ये असभ्य थे, मेकाले आएंगे अंग्रेजी शिक्षा के अंदर आएंगे, वो तो ये कहते हैं कि भारतीय इतने असभ्य हैं कि उनको अगर सभ्य बनाना है
तो ब्रिटेन की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। अच्छा, फिर वो भारत कौन सा भारत है जिसको आप असभ्य कह रहे हो? यानी हमें जो हमारा इतिहास है वो अंग्रेजी शिक्षा के अंदर गलत पढ़ाया गया है। हमें हमेशा ये दिखाया गया है अंग्रेजों के द्वारा कि भारतीय लोग असभ्य थे, उनको रहने का नहीं पता था, उनको किसी चीज का ज्ञान नहीं था, हमारे द्वारा उनको सभ्य बनाया गया। अरे जाहिलो, अगर थे बनाया हो तो फिर ये कौन सा भारत है जो 18वीं सदी के अंदर उस समय भी इतना धनी था कि एशिया के व्यापार का केंद्र संभाल रहा था, और आपके 19वीं सदी के अंदर भी जो है भूखमरी फैली हुई थी। आप हमें क्या सभ्य बनाओगे? आपको वास्तविकता में भारतीय लोगों को या भारतीय बच्चों को भारत के इतिहास के बारे में जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। भारत हमेशा से ही गौरवान्वित देश रहा है, और जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक गौरवान्वित देश ही रहेगा। हमारे इतिहास को जो है वो अंग्रेजों द्वारा है असभ्य बताया गया था, लेकिन वास्तविकता में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इसी चीज को क्लियर करने के लिए आपको 10th के अंदर आप देखना हर चैप्टर के अंदर पहले पढ़ाया जाएगा विश्व का, उसके बाद भारत को लेकर आया जाएगा, और फिर आपको भारत की एक्चुअली जो स्थिति है उससे अवगत कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम पढ़ेंगे 19वीं सदी। अब इसको बीच में स्टार्ट करने से कोई मतलब नहीं है, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इसको हम पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।